every government stretching back to the 1970s. I am truly sorry. 21 मई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में माफी मांगी। उन्होंने संसद में कहा, यह ब्रिटिश सरकार के लिए शर्म का दिन था। मैं इस भयानक अन्याय के लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। कल ब्रिटेन की एक संसद में ऋषि सुनक 5 साल की जांच के बाद तैयार की गई एक रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे। ये रिपोर्ट ब्रिटेन के दूषित ब्लड स्कैंडल के बारे में थी। इस स्कैंडल की वजह से 1970 के दशक में ब्रिटेन के हजारों लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए थे, जिससे हजारों लोगों की जान भी गई थी। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार की गलतियों से लेकर उस समय की मेडिकल सुविधाओं में हुई चूक सबके बारे में बताया गया है। क्या था ये दूषित ब्लड स्कैंडल जिससे ब्रिटेन के लोगों की रगों में गंदा खून दौड़ने लगा था, जो बाद में उनकी मौत का कारण बना? सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 1970 के दशक में ही ब्रिटेन में हीमोफीलिया से हजारों लोग पीड़ित थे। ये बीमारी एक जेनेटिक बीमारी थी जो कई पीढ़ियों में देखी गई थी। ये बीमारी ब्रिटिश राजघराने से भी निकली थी, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भी हीमोफीलिया की शिकार थी। इसके बारे में तब पता चला था जब ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे। शाही परिवार के कई सदस्यों को हीमोफीलिया से पीड़ित होने के बाद इसे शाही बीमारी कहा जाने लगा। इस बीमारी में शरीर में खून के थक्के नहीं बन पाते थे। जैसे मान लीजिए आपको कभी चोट लगे या फिर आपके हाथ पर कोई कट लगे, तब शरीर के इस हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता है और उसी हिस्से में कुछ देर बाद प्लेटलेट्स की मदद से खून का थक्का बन जाता है। लेकिन इस बीमारी के चलते चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। इस बीमारी की वजह से खून में उस प्रोटीन की कमी होती है जो शरीर में थक्का बनाता है, या फिर उस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। इस प्रोटीन को फाइब्रिन कहा जाता है, जो हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों के खून में बहुत ही कम होता है। 1970 में ब्रिटेन के लोगों में भी ये बीमारी थी, जिसके चलते उन्हें खून चढ़ाया जाता था और ये खून लोगों को NHS प्रदान करता था। अब NHS क्या है वो भी आपको बता देते हैं। NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, एक सरकारी मेडिकल सेवा जो ब्रिटेन के लोगों को दी जाती है। इसे 1946 में बनाया गया था और ये ब्रिटेन के लोगों के लिए मुफ्त होती थी। कुछ ही केसों में थोड़ी बहुत फीस मरीजों से ली जाती थी। अब 1970 के दशक में भी ये सेवा ब्रिटेन में थी और तब NHS हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों के लिए एक नया ट्रीटमेंट लेकर आया था, जो था फैक्टर 8। फैक्टर 8 की मदद से हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता था और इसे लोगों को इंजेक्शन के जरिए दिया जाता था। दरअसल हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। यही वो प्रोटीन होता है जिससे खून के थक्के बनते हैं और इंसान के जीन में डिफेक्ट के चलते ये प्रोटीन नहीं बन पाता। इसलिए इसके इलाज को भी फैक्टर 8 के नाम से जाना गया। ब्रिटेन में भी ट्रीटमेंट के लिए फैक्टर 8 सुविधा लाई गई, जिसके जरिए लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता था। इसे कई डोनर्स के प्लाज्मा के जरिए इकट्ठा करके बनाया जाता है और अगर एक भी डोनर किसी बीमारी से संक्रमित हो तो ये पूरे बैच में फैल जाता है। और ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय ब्रिटेन की सरकार ने इससे जुड़े खर्चे को बचाने के लिए अमेरिका से खून इंपोर्ट करवाया, लेकिन ये खून वहां की जेलों में बंद कैदियों से लिया गया जो भारी मात्रा में ड्रग का सेवन करते थे। और जब इस बैच का खून लोगों को चढ़ाया गया तब हजारों की संख्या में लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 से ज्यादा लोग HIV, हेपेटाइटिस C और 1,250 लोग हीमोफीलिया या फिर हेपेटाइटिस और HIV दोनों से संक्रमित थे। जिसके बाद द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि HIV से संक्रमित लगभग 2/3 लोगों की बाद में इसी संबंधित बीमारियों से मौत भी हो गई। इस दौरान WHO की तरफ से भी बार बार वार्निंग दी गई थी कि ब्रिटेन में चल रहा ये ट्रीटमेंट गलत है। BBC की रिपोर्ट की माने तो हीमोफीलिया केंद्रों में डॉक्टर जिन रक्त उत्पादों का उपयोग करते थे उनके दूषित होने की पूरी आशंका थी, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मरीजों को जानबूझकर फैक्टर 8 दिया जा रहा था ताकि उन्हें क्लिनिकल ट्रायल में नॉमिनेट किया जाए। साल 1985 के बाद ऐसा हुआ जब फैक्टर 8 के रक्त उत्पादों के हीट ट्रीटमेंट के जरिए उनमें HIV वायरस को मारा गया, लेकिन 1991 तक भी ये स्क्रीनिंग रूटीन तरीके से नहीं हो रही थी। ब्रिटेन के चुनावों में भी ये एक अहम मुद्दा रहा था, जिसके बाद कई सालों बाद 2017 में जाकर राजनीतिक दबाव के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मैरी ने इस पूरे स्कैंडल के जांच के आदेश दिए। 2527 पन्नों की इस जांच रिपोर्ट में ऋषि सुनक ने बड़े पैमाने पर इस पूरे स्कैंडल की जानकारी दी है और इसमें कई सिफारिशें भी दी गई हैं, जैसे कि सीधे तौर पर प्रभावित लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए
और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि 1996 से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए जिन भी लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारी है उनका हेपेटाइटिस टेस्ट करवाया जाए। अरबों पाउंड में पीड़ित लोगों को इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये हमने आपको बताया ब्रिटेन का ब्लड स्कैंडल। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।